अपने सगे बाप की हवस की शिकार बनी ये बदनसीब रानी सगे भाई और नाना ने भी नहीं छोड़ा और गांव में केसर की खेती करके कैसे लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। और क्या आप भी ये कर सकते हैं? और चीन भारत के खिलाफ रोबोट की आर्मी क्यों बना रहा है? क्या लड़ाई में करेगा रोबोट का इस्तेमाल? और फैक्ट्री में चुंबक कैसे बनते हैं? और अंतरिक्ष में काम करते करते जान चली जाए तो शरीर के साथ क्या किया जाता है? और कलयुग में किसी का भी दिया गया श्राप क्यों नहीं लगता? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मिस्र की रानियों को सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे अय्याश और सबसे कामुक रानी माना जाता है। और अगर बात करें सबसे बदकिस्मत रानी की तो नाम आएगा एंकी सेनामुन का, क्योंकि इसको ना सिर्फ अपने भाई बल्कि अपने पिता और अपने नाना के साथ भी सोना पड़ा था। ये मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी भी मानी जाती है। इनके पिता थे एंकीनाटेन, जो कि सबसे अय्याश राजा थे और उन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। और इनकी सबसे पसंदीदा बेटी थी एंकी सेनामुन। ये रानी 13 साल की उम्र में ही अपने पिता का शिकार हो गई थी और उसके पिता के मरने के बाद राजगद्दी पर उनका भाई तुतनखामेन बैठा। ये बस 14 साल का था और उसने सबसे पहला काम किया एंकी सेनामुन से शादी करना, जो 19 साल की थी। तुतनखामेन शारीरिक तौर से बहुत कमजोर था, इसीलिए उसके मरने के बाद राजा बना ए, जो कि एंकी सेनामुन का नाना था। और राजा बनने के बाद ए से भी रहा नहीं गया और उसने एंकी सेनामुन से शादी की। इस सब के बाद ए के बच्चे को जन्म देते वक्त एंकी सेनामुन की मृत्यु हो गई और ऐसे मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी सबसे बदकिस्मत बन गई। नंबर 2, केसर की खेती कैसे होती है आइए जानते हैं। सबसे पहले सैफरॉन के पेड़ों को उगाया जाता है, जिनमें से फूल निकलते हैं और इन फूलों में 3 केसर की मुलायम सी पत्तियां होती हैं, जिन्हें निकालने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन इन पत्तियों को निकाल नहीं पाती, इसीलिए इसे निकालने में काफी ज्यादा खर्च आता है। महज 75,000 सैफरॉन के फूलों में लगभग 500 ग्राम केसर ही निकल पाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा महंगा भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर के केसर की कीमत चांदी से भी 3 गुना ज्यादा होती है और कश्मीर में ही सबसे ज्यादा केसर उगाया जाता है। केसर को उगाने के लिए ठंडे माहौल की ही जरूरत होती है, इसीलिए कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए केसर की खेती करना आसान है। लेकिन वहीं अगर आपको कहीं और करना है तो ये बहुत मुश्किल होगा, पर थोड़ी बहुत मेहनत अगर आप करेंगे और दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। नंबर 3, बचपन में चुंबक से आप सभी ने जरूर खेला होगा और आज के समय में चुंबक का इस्तेमाल कई मशीनों में किया जाता है। पर चुंबक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। इसे बनाने के लिए पहले रेत लिया जाता है और फिर इसे एक मोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए रेत में करीब 15,000 PSI का प्रेशर डाला जाता है। इसके बाद कई अलग अलग प्रकार के धातु को पिघलाकर इस मोल्ड में डाला जाता है। फिर कुछ देर रखने के बाद ये मोल्ड जो है ये पूरी तरीके से सख्त हो जाता है, लेकिन ये सैंड से बना होता है इसलिए ये आसानी से टूट जाता है। लेकिन वहीं पर धातु का मिक्सचर कड़क हो चुका होता है, इसीलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसको मैग्नेटाइज किया जाता है, जिसके लिए इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज डाला जाता है। ऐसा कुछ बार करने के बाद ये एक मैग्नेट में तब्दील हो जाता है। नंबर 4, दोस्तों हाल ही के टाइम में पता चला है कि चीन जो है वो भारत के खिलाफ रोबोट्स की आर्मी बना रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2017 में चीन ने एक ऐसे रोबोट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जो कि न सिर्फ गन को उठा सकता है बल्कि अपने ही दिमाग से उसको फायर भी कर सकता है। इससे पहले भी चीन ने कई रोबोट बनाए हैं जिसका इस्तेमाल अभी भी वो आर्मी में करता है, जैसे कि मूले 200। ये एक रोबोट कार है जो कि चीन की आर्मी तक कभी भी कैसे भी सप्लाई को पहुंचा सकती है और लड़ाई के वक्त में कितनी जल्दी सप्लाई पहुंचा रहा है इसका काफी अहमियत होता है। इसी के साथ हमारी आर्मी ठंडी जगह पर भी लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन चीन की आर्मी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं लड़ सकती, इसलिए वो रोबोट की मदद लेती है। नंबर 5, ज्यादातर पंजाबी लोग कनाडा जाकर ही बसने की सोचते हैं, तो सिख और पंजाबी धर्म के बीच कनाडा जाने का इतना क्रेज क्यों है? दरअसल जब कनाडा ब्रिटिश राज के अंदर था तब इंडियन ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर गई थी, तभी भी सिख लोगों को आर्मी में जाना पसंद था। और इसमें भी कुछ सिख थे जो कि वहाँ जाने के बाद वहीं पर ठहर गए। वहाँ पर काफी वक्त रहने के बाद जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत के कई लोगों को मोटिवेट किया वहाँ जाकर रहने के लिए। यहाँ तक कि तभी ब्रिटिश सरकार भी लोगों को वहाँ पर रहने के लिए मोटिवेट कर रही थी, इसीलिए 5,000 से भी ज्यादा भारतीय वहाँ पर जाकर बस गए। उसमें से 90% सिख थे। आज भी यहाँ की कुल आबादी में से 20% सिख धर्म के लोग हैं, जिन्होंने वहाँ पर अपनी एक अलग ही दुनिया बना दी है। नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति स्पेस में मर जाए तो उसका क्या होगा? नहीं, हम स्पेस क्रैश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो व्यक्ति स्पेस में हार्ट अटैक या किसी बीमारी के चलते मर जाए तो फिर उसका क्या होगा? क्या उसके शव को धरती पर लेकर आया जाएगा या फिर वहीं पर किसी प्रकार से उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा? देखा जाए तो नासा या फिर किसी भी बड़ी स्पेस एजेंसी ने अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। पहली बात तो वो चाहते ही नहीं कि ऐसा कुछ भी वहाँ पर हो, और अगर होगा तो फिर उन्हें धरती पर लेकर आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिशन को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। एक मिशन में अरबों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि स्पेस में भेजने से पहले कई बार चेकअप किया जाता है और काफी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। पर अभी स्पेस में ताबूत बनाने के ऊपर बात चल रही है। नंबर
सेप। गाय के दूध को अमृत का दर्जा मिला है। इसमें कई गुण होते हैं, तो आखिर गाय के दूध में ये गुण आते कहां से हैं? सबसे पहले गाय का जो उदर होता है, जहां से दूध हम निकालते हैं, वो गाय के खून में से न्यूट्रिशंस को लेता है और फिर उसे दूध में तब्दील करता है। 1 लीटर दूध बनाने में गाय के उदर के पास से 400 से 500 लीटर जितना खून बहना पड़ता है। एक गाय में करीब 39 लीटर ब्लड होता है और इस खून को बार बार प्योरीफाई होकर उदर से बहना पड़ता है, ताकि उदर उसमें से जरूरी न्यूट्रिशंस ले सके और 1 लीटर दूध बना सके। इसी के साथ आप में से कई लोगों ने गाय के आगे वाले पैरों से लेकर उनके स्तन तक का एक नस देखी होगी, जो कि काफी बड़ी और फूली हुई होती है। इसे मिल्क वेन कहा जाता है। ये जितनी बड़ी होती है, गाय उतना दूध अधिक देती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 1, कलयुग में कभी श्राप क्यों नहीं लगता? अपने महाभारत और रामायण जैसे कई किताब में देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि श्राप देते थे और तुरंत उस व्यक्ति को श्राप लग जाता था। ऋषि के साथ आम लोग भी श्राप दे सकते थे, जिनके पास दिव्य शक्ति होती और ये दिव्य शक्ति उन्होंने तप करके ली होती। तो आखिर अभी ऐसा क्यों नहीं होता? दरअसल जब कोई व्यक्ति तप करता था तो उसे दिव्य शक्ति मिलती थी, लेकिन फिर जब वो पाप करता था तो वो शक्ति कम होती जाती थी और फिर ज्यादा पाप करने पर वो खत्म हो जाती थी। और बिल्कुल आज हर एक व्यक्ति बहुत पाप करता है, इसीलिए अगर आप श्राप या बद्दुआ देते हैं तो वो काम नहीं करते, क्योंकि आपने भी काफी पाप किया होगा। और अगर आपने कम पाप किया है तो यकीनन वो बद्दुआ और श्राप लगेगा, लेकिन वो तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे लगेगा।